बाजार में लगातार दूसरे दिन भी दबाव। निफ्टी 180 से ज्यादा पॉइंट फिसलकर 24,900 के नीचे। एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और इन्फोसिस ने बनाया दबाव। हालांकि बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कमजोरी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। एसेट क्वालिटी पर कॉशियस कमेंट्री से बजाज फाइनेंस टूटा, करीब 5% गिर के निफ्टी का टॉप लूजर बना। वहीं मजबूत गाइडेंस से एम्फेसिस 5% भागा। उधर स्पॉटलाइट ग्लेटमार्क में खरीदारी। ऑटो, कैपिटल गुड्स और डिफेंस शेयरों में आज दिख रहा है दबाव। वहीं सरकारी बैंक और फार्मा में खरीदारी का मूड। सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ इंडिया में रौनक। अच्छे रिजल्ट से आईएक्स का शेयर 8% दौड़ा, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 25% का उछाल। वहीं रिजल्ट के बाद साइंट और फीनिक्स मिल्स 3 से 4% दौड़े, तो केफिन टेक्नोलॉजी 7% टूटकर वायदा का टॉप लूजर। मार्केट गुरु सुनील सिंघानिया का बिल्कुल खास अंदाज में इंटरव्यू। आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत में बोले, दूसरी तिमाही से अर्निंग्स इंजन स्टार्ट होने की उम्मीद। कहा, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एग्रो केमिकल और पावर सेक्टर में है दम। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन बाजार की बात करें तो देखिए, लगातार दूसरा दिन जब मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मान के चल रहे थे जिस तरीके से पैटर्न पिछले कुछ सत्रों में मार्केट ने दिखाया, एक दिन अप एक दिन डाउन का, तो आज शायद बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल वो साइंस नज़र नहीं आ रहे और आपको डीलों के आसपास ही निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 200 अंकों की गिरावट 24,868 के लेवल पर और 24,863 इसका अभी तक का लो है। तो डीलों के पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखिए आपको लगभग डेलों के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 56,830, 56,829 का इसका लो। तो मार्केट की स्थिति फिलहाल तो ठीक नहीं लग रही। मिड कैप और स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो वहां पे भी दबाव कायम ही है, इसलिए ब्रेथ आपको काफी खराब नजर आएगा। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो ऑटो, जो कल संभालने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे आज भारी बिकवाली। आईटी तो बैकफुट पे है ही, एनर्जी, सभी सेक्टर्स में गिरावट है। सिर्फ फार्मा और हेल्थ केयर को छोड़ दें आप तो चौतरफा बिकवाली आज हमें देखने को मिल रही है मार्केट में। लेकिन सवाल ये कि ऐसे मूड माहौल में करना क्या है। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में प्रेशर और दबाव देखने को मिल रहा है लगातार दूसरे साथ। अर्निंग्स शायद सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इन लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाए ट्रेडर्स, और स्पेशली आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है मार्केट में, इन द सेंस कि जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मार्केट काफी कुछ दिनों से रहा है कि एक दिन राइज नेक्स्ट दिन फॉल, एंड दिस पैटर्न हैज बीन फॉलोइंग। लेकिन पिछले 2 दिनों का फॉल थोड़ा सा अलार्मिंग है। कल के सत्र में भी अच्छा खासा फॉल हुआ व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग कि 10 डेमा क्रॉस होगा, क्योंकि 2 दिन का पहले का प्राइस एक्शन अच्छा था। लेकिन कल के सत्र में हमने फॉल देखा। आज के सत्र में एक फॉलोअप फॉल देख रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है। क्लोजिंग बेसिस में अगर हम इन स्तरों पे ही अगर क्लोज करते हैं तो मे बी देन वी विल हेड फॉर 24,750, 24,700। तो पोजीशन यहाँ पे खराब है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है कि रिलायंस में पिछले 2-3 दिनों में हमने एक अच्छा खासा फॉल दिखा। निफ्टी आईटी ने कल क्रैक किया, और आज के सत्र में बजाज ट्विंस कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रेशर डाल रहे हैं। इन कंपैरिजन अगर हम निफ्टी बैंक देखें तो वो रिलेटिवली बेटर प्लेस है, बिकॉज वहां पे 10 और 20 डेमा अभी भी होल्ड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक अभी भी ग्रीन में है। एचडीएफसी बैंक में मामूली गिरावट है, वो भी अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। बट द रियल प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम निफ्टी। तो वीकेंड है, जैसे कि आप हमेशा एंड ऑफ द शो में पूछते हैं आप क्या करोगे, तो यहाँ मेरा थोड़ा सा व्यू है कि एक बार मार्केट से ना हमें थोड़ा स्टेप असाइड कर जाना चाहिए, क्योंकि ये फॉल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा। हमने 50 डेमा ब्रेक करेगा ऐसा नहीं सोचा था, बट वो ब्रेक हो गया है। तो आई थिंक वी शुड ऑब्जर्व द मार्केट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 डेज। एक अच्छा खासा फॉल हो गया, कहीं यहाँ से अगर रिबाउंड आता है तो अगर हम शॉर्ट करते हैं तो वहां फंस जाएंगे।
तो बेटर है थोड़ा सा अवॉइड करें और एक फ्रेश व्यू अगले हफ्ते लीजिए इस पे। तो ये थी राय निफ्टी बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में इस टाइम पे किस तरीके के सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अर्निंग सीजन है और हमने देखा कि टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आ गए हैं। अगर फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में करीब करीब 10% का हमें इजाफा देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी में भी 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर ऑपरेशनल फ्रंट पे बात करी जाए तो मार्जिन पे स्पेसिफिकली एक प्रेशर जो है बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल रिजल्ट को समझने के लिए, फ्यूचर के आउटलुक को समझने के लिए और इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुनील डिसूजा जी। सुनील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning. Nice to be here. Yeah. I just want to first ask कि how much comfortable you are in Hindi? वो हिंदी मेरे को आपको थोड़ी थोड़ी वो टेक्निकल टर्म्स मेरे को You can use bit of lingo like Hindi English mix. वो कर ही सकता हूँ। ओके, कर सकते हैं। ओके, नंबर्स हमें कल देखने को मिले थे और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा हमें इजाफा देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें मार्जिन ट्रेजेक्ट्री में तो एक प्रेशर जो है वो डेफिनेटली बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज हमने देखा था कि पहले जो कॉफ़ी के प्राइजेस थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी थी एंड नाउ जो कॉफ़ी के प्राइजेस है वो थोड़े से कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये जो हमें सिलसिला है मूविंग फॉरवर्ड कब तक देखने को मिलेगा, कब तक इसका प्रेशर हमें मार्जिन में देखने को मिल सकता है? तो आपने जैसे कहा रिजल्ट्स हमारे आई वुड से डिसेंट रहे। 10% टॉप लाइन ग्रोथ का, ग्रुप नेट प्रॉफिट 15% का ग्रोथ देखने को मिला। एबिटा जो है वो -8% था और -8% स्पेसिफिकली 250 बेसिस पॉइंट्स नेगेटिव था। वो 250 बेसिस पॉइंट्स में रफली 160 बेसिस पॉइंट्स चाय के प्राइस की वजह से है। पिछले साल there were about 3 droughts चाय में एंड बिकॉज ऑफ दैट चाय का टोटल आउटपुट कम था। इसकी वजह से टोटल अबाउट 30% चाय के दाम ऊपर गए थे। हम उसको पूरा कंज्यूमर प्राइस में ट्रांसलेट नहीं कर पाए। हमने 70% ट्रांसलेट किया है, 30% बाकी है जो प्रेशर बनाए रखा है एबिटा पर। अभी एडवांटेज ये है कि अभी चाय का सीजन अभी चालू हुआ है एंड इस साल का फोरकास्ट है कि सीजन नॉर्मल रहेगा। अगर सीजन नॉर्मल रहेगा जो 30% प्राइस ऊपर गया था हमारे हिसाब से कम 20 इफ नॉट मोर परसेंटेज नीचे आएगा, विच मीन्स वो फिर एबिटा मार्जिन्स चाय के जो हमारे ग्रॉस मार्जिन होने चाहिए चाय में 34 to 37% वो फिर से आने चाहिए, तो वो उसमें ईज हो जाएगा। बाकी जो प्रेशर बना रहा वो कॉफी की वजह से था। कॉफी हमारे अनब्रांडेड कॉफी का काफी बड़ा बिजनेस है इंडिया से, जो पहले टाटा कॉफी हुआ करता था। अभी उस अनब्रांडेड बिजनेस में जब भी कॉफी के दाम नीचे गए हैं हमारे पास इन्वेंट्री थोड़ी हाई प्राइस्ड है, उसको हम लिक्विडेट कर रहे हैं। थोड़े मार्क टू मार्केट्स इम्पैक्ट भी हुआ है लेकिन अभी फिलहाल कॉफी इज इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये टैरिफ्स अगस्त 1 के जो बोल रहे हैं ब्राजील में 50% और इंडोनेशिया में 15, वियतनाम में 20, अगर ये सब कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यूएस देश का सबसे बड़ा कॉफी कंज्यूमर है, अगर ये टैरिफ्स नहीं रहे तो फिर यू विल स्टार्ट सीइंग एटलीस्ट कॉफी स्टार्टिंग टू स्टेबलाइज एंड प्रॉफिट्स कमिंग बैक। बट ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चाय का ज्यादा इम्पैक्ट था और जैसे चाय प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे एबिटा मार्जिन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। जी सोनल जी, स्वागत है आपका शो में। दिस इज श्रेया ठाकुर। सवाल मेरा चाय और टी सेगमेंट को लेकर ही था, लेकिन आपने इतना डिटेल्ड आंसर दे दिया है तो ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं आप, वहाँ पे सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन सेगमेंट वाइज मैं पूछूं सुनील जी, तो टाटा संपन्न ने Q1 में एक डिसेंट ग्रोथ दिखाई है, क्या इसके पीछे की वजह रही है और क्या ये आगे चल के सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो आप अगर हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में कोर है चाय और सॉल्ट, जो जिससे इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2020 में। बाकी हमारे पास 4 या 5 डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जो संपन्न है, सोलफुल है, कैपिटल फूड जो चिंग सीक्रेट एंड स्मिथ एंड जोन्स है, एंड ऑर्गेनिक इंडिया जो हमने अभी खरीदा है। सो और ऑफ कोर्स द रेडी टू ड्रिंक बिजनेस जो हिमालयन टाटा कॉपर वाटर है, इनको हम ग्रोथ बिजनेसेस बोलते हैं।
और इनका हमने टारगेट रखा है कि ये कम से कम 30% हमारे पोर्टफोलियो को कंट्रीब्यूट करेंगे और 30% का ग्रोथ करेंगे। तो संपन्न इसमें कम से कम 30% का रहा सबसे बड़ा संपन्न में। लेकिन ग्रोथ जो आ रही है वो न्यू प्रोडक्ट्स से भी आ रही है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने लॉन्च किए थे, जो हमने कोल्ड प्रेस ऑयल लॉन्च किया था, इन दोनों का रन रेट ये करीब करीब 1.5-2 साल पहले की लॉन्चेस हैं। दोनों का रन रेट 200 करोड़ है, एनुअल रन रेट जो है। सो दे आर डूइंग वेरी वेल। बाकी जो स्पाइसेस, वर्मिसिली वगैरह सब हमने लॉन्च किया था, हींग, those are also doing well. Sampann is a pantry brand. We are launching various products under the pantry brand, and yeah, we delivered 27% growth, जो हमारा estimate है कि काफी टाइम तक 30% प्लस चलता रहेगा। ठीक है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। अगर हम देखें कांस्टेंट करेंसी के टर्म में तो यहाँ पे हमें 5% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर हम कंसिडर करें इस टाइम पे जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उससे करेंसी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूविंग फॉरवर्ड इसको लेके किस तरीके का आउटलुक होगा आपका? हमने कंसिस्टेंटली ये बोला है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है हमारा मिड सिंगल डिजिट ग्रो करेगा टॉप लाइन पर। सो आई वुड से 5 to 7% ग्रो करेगा, और जो मार्जिन जो है वो इंक्रीमेंटल होने चाहिए इंडिया से। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंटरनेशनल बिजनेस की इंडिया से बेहतर होगी, ग्रोथ थोड़ा स्लोअर रहेगा क्योंकि ये डेवलप मार्केट्स हैं। लास्ट क्वार्टर में हमारा एक बिजनेस जो था थोड़ा स्लो चल रहा था, यूएस जो है। अभी पिछले क्वार्टर में यूएस हैज आल्सो ग्रोन वेरी वेरी स्ट्रांगली। ओवरऑल यूके अभी हम नंबर 2 चाय के ब्रांडेड प्लेयर हैं, कनाडा में नंबर 1 है। यूएस में सबसे बड़ा बिजनेस कॉफी का था, और कॉफी के जो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे थे उसमें काफी इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अभी चलते आई थिंक द टीम हैज गॉट एवरीथिंग बैक, एंड देयर वी आर ऑन अ स्ट्रांग विकेट। या सो 5 to 7% ग्रोथ इज द टारगेट आगे चलते। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक सुनील जी। एक आखिरी सवाल, फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर आपका आउटलुक क्या लग रहा है, और साथ ही ये बताइए कोई एक्सपेंशन प्लानिंग कर रहे हैं क्या आप, और इंटरनेशनल बिजनेस में पैर पसारने का कोई स्ट्रैटेजी है आपकी अभी फिलहाल? सो इंटरनेशनल बिजनेस जो है हम हमारे पैर काफी जगह फैले हुए थे पहले। हमने हमारी फुटप्रिंट छोटी की है। वी आर हाईली फोकस्ड ऑन 3 बिग मार्केट्स, यूके, यूएस, कनाडा। दो कारण हैं इनके। एक तो है कि मतलब ये काफी साइजेबल मार्केट्स हैं, हमारा पोजीशन काफी डिसेंट है चाय या कॉफी में। और दूसरा ये भी है कि अभी जैसे हम लोग नया बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, ऑर्गेनिक इंडिया का 40% एक्सपोर्ट से आता है, और इन मार्केट्स में ही इंडियन डायस्पोरा है। सो देयरफॉर अगर मेरे पास वहां पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेलरेशन इज फार इजियर। सो वो है। ओवरऑल FY26 एंड बियॉन्ड हमारा टारगेट यही है, डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ, और EBITDA शुड ग्रो फास्टर देन टॉप लाइन। ओके, डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ और साथ में EBITDA हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिल सकता है। एक लास्ट सवाल मेरे तरफ से, क्या इस टाइम पे टेबल पे कोई फर्दर एक्विजिशन आपको दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें FMCG पोर्टफोलियो के अंदर, इसके अंदर भी वेलनेस और स्टेपल्स में? सो ऐसा है कि मतलब जो एक्विजिशंस है, वीव गॉट, हमने एक मैप बनाया है कि हम इन कैटेगरीज में खेलेंगे, इन कैटेगरीज में नहीं, और उन कैटेगरीज में भी कहाँ पर हम खुद ग्रो करेंगे और कहाँ एक्विजिशन करेंगे, वो मैप भी बना हुआ है। लेकिन इसमें ना तो मैं टाइम का टारगेट दूंगा ना अमाउंट का टारगेट दूंगा, क्योंकि जैसे वो टारगेट देते हैं फिर गलतियां हो जाती हैं। अगर कुछ अट्रैक्टिव आता है मार्केट में और वो हमारे मैप में है, आई डोंट थिंक वी विल हेजिटेट। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग कैश। 400 करोड़ का कैश है हमारे पास। जब 3000 का था तो हमने कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया किया, फिर राइट्स इशू किया। तो कैपिटल इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम जरूर उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओके, सुनील जी, प्लानिंग तो है आपकी काफ़ी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड सर, इनफैक्ट फ्रॉम CNBC आवाज़ साइड। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक
कब से इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ। तो पहला कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ? अनुराग कपूर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार सर, सवाल आपका। मेरा सवाल है मैम, मेरे पास 500 स्पोर्ट्स मोटर है 850 के हिसाब से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये 25,000 तक जाएगा मैम? पहले ये बताइए कि आप फ्लेक्स करने आए हैं कि सवाल पूछने आए हैं, क्योंकि काफी अच्छे प्रॉफिट में आप 15,700 के करीब। हाँ जी, मेरी कम से कम इसे होल्डिंग 6 साल से है मैम जी। 6 साल से तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी आपने थोड़ी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक कोई भी शेयर लिए हैं, अभी तक कोई बेचा नहीं है। मैं इन्वेस्टर हूँ मैम। इन्वेस्टर है तो कि इन्वेस्टिंग पार आप बता रहे हैं, एग्जांपल सेट कर रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज पर। 850 की खरीद और अभी 16,555 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। 15,700 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट, गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं। लेकिन सवाल ये अमित जी, पहले ये बताइए कि एक तो इनको क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? हालांकि थोड़ा आज स्टॉक परेशान कर रहा है, 13% से ज़्यादा टूट रहा है आज के सत्र में, लेकिन 20,500 तक के लेवल से इसने दिखाए। तो सलाह क्या होगी इस वक्त यहाँ पर? और बैठे रहे निश्चिंत होकर या थोड़ा सा क्रीम टेस्ट करना चाहिए इनको? जी, पहले तो अगर परमिशन है तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार गाबा सर ने ऐसे ही व्यूअर को कहा था कि ये यहाँ बताने आए कि कितने अच्छे इन्वेस्टर है। मैं कांग्रेचुलेट। एक बात तो सराहना करनी पड़ेगी कि बहुत कम जन है जो इस हिसाब से होल्ड कर पाते हैं। बहुत बार मन में आता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, निकल जाए, बट इफ ही हैज बीन एबल टू डू दैट, ये मैं इनको कांग्रेचुलेट करता हूँ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी इनके पार्ट पे रही है। तो जो स्ट्रैटेजी इनकी इतनी अच्छी चली है, आई थिंक मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इट हैज बीन अ रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम हिम। जरूर आज कोई इसमें रिएक्शन के कारण, कोई रिपोर्ट के कारण मे बी द स्टॉक इज डाउन, बट आपका अगर इतना लंबा होल्डिंग है तो इसमें बने रहे, स्टॉक को होल्ड करें एंड फॉलो द स्ट्रैटेजी यू हैव बीन फॉलोइंग। ओके, तो ये थी राय फोर्स मोटर्स पर इन्वेस्टिंग की पार यहाँ पे आती हुई नजर। आगे बढ़ते हैं और बड़ौदा से चिराग जी हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपका सवाल? मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का है 86 शेयर है और 1.84 लिया है मैंने। ठीक है, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या शॉर्ट टर्म का नजरिया है? 3-4 महीना कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। ओके, 3-4 महीने में। और दूसरा मेरे पास टोरेंट पावर का भी है और 25 शेयर है और 600 के हिसाब से। ठीक है, 1600 क्या है, एक बार फिर से बताएंगे? पावर 25 क्वांटिटी है और 1600 उसका प्राइस है मैम। ठीक है, बाइंग प्राइस है 1600 रुपए का। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जो खरीदारी है वो 1484 के लेवल पे की गई है। 85 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। दो वहाँ से ये करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारी पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, तो कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। उसी के बाद कोई भी आप ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाएं। अमित सर, क्या करना चाहिए? 3 से 4 महीने का पर्सपेक्टिव है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। क्या लगता है वापस से 1500 तक के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, अगर रिलायंस की बात करें तो ये स्टॉक रिसेंटली एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, लेकिन हमने रिजल्ट के बाद देखा कि यहाँ पे एक क्रैक आया। पहले स्टॉक ने 50 डेमा ब्रेक किया और लगातार यहाँ पे गिरावट हम देख रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, अब जिस जोन में रिलायंस आ गया, मेरे हिसाब से ये जोन स्टॉक से एग्जिट करने का नहीं है। रैशनल ये है कि 1370 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पिछले 4-5 दिनों की अच्छी खासी यहाँ पे हमने गिरावट देखी है। तो दो जोन्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आर इंपॉर्टेंट। पहला 1370, दूसरा 1330। अगर मैं इनकी जगह होता तो इस जोन्स में मैं एक्यूमुलेट करता 1330 से 1370 की जोन्स में फॉर अ डिसेंट व्यू, मतलब 6 मंथ्स टू 1 ईयर व्यू। मेरे ख्याल से ये जगह अच्छी है जहां पे एक रिवर्सल आने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा नजरिया अगर इनका 3-4-6 महीने का है तो अब पेशेंटली इसे होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें लगभग 1340 रुपीज का। ओके, 1340 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्री पे, डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे दिया गया है। एक सवाल इनका और है अमित सर, टोरेंट पावर के ऊपर 1600 की खरीद है, काफी हाई लेवल्स पे खरीदारी कर ली गई है। अगर 2023 के बाद का यहाँ पे डेटा देखें तो शानदार वेल्थ क्रिएट इसने करके दी है। डबल से ट्रिपल
के नंबर तक ही जाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन उसके बाद वापस से 2024 से इसमें एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है कि वापस से बाउंस बैक करने के लिए आ गया है या अभी भी डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है चार्ट्स पर? जी, टॉरेंट पावर का स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2-3 दिन, इनफैक्ट 6-7 दिन पहले हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इस डाउन ट्रेंड में, जो कि 1370 का लेवल था, स्टॉक ने वो भी ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल तो प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है और जिस हिसाब से वीक स्ट्रक्चर है, आई वोंट बी सरप्राइज कि ये 1280 1260 की तरफ भी चले जाए। तो कोई भी उछाल आए कहीं भी 1 से 2 दिनों में, कोई भी एक पुल बैक मूव आए जहां पे इनका लॉस कम हो, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। टोरेंट पावर में एग्जिट की ही सलाह है। ओके, तो टोरेंट पावर में इस टाइम पे है एग्जिट की सलाह और साथ में रिलायंस इंडस्ट्री में आपको रणनीति बता दी है। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर अपने सवाल भेजते रहिए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस करने की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर और मार्केट की हालत तो खस्ता फिलहाल। 10 का 10 मार्केट डीलों के आसपास से कारोबार करता हुआ नजर आएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। और इनफैक्ट आप देखिए रिकवरी यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में भी नहीं आ रही है। देखते हैं कि नेक्स्ट हाफ कैसा रहता है मार्केट के लिए। लेकिन और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज गुप्ता जी नोएडा से जुड़ रहे हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम, 2 स्टॉक्स हैं मेरे पास। वरुण बेवरेजेस 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 460 एंड आरईसी 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 400। 3 महीने का व्यू चाहिए था मैडम। आरईसी का खरीद बताना एक बार आप। 400 मैडम। 400 की खरीद है आपकी आरईसी की। वरुण बेवरेज से शुरुआत कर लेते हैं। 483 के लेवल पर अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 3 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं आप। 460 की आपकी खरीद है तो मामूली ही प्रॉफिट में है। एफएमसीजी पैक तो दिक्कत में है अमित जी, और लगातार नतीजे भी देखे हमने। कोलगेट देख लीजिए, नेस्ले देख लीजिए, टाटा कंज्यूमर भी उतने वाव परफॉर्मेंस नहीं रही, उसकी हम लगातार बात भी कर रहे थे कल के क्लोजिंग शो में भी। इनफैक्ट वरुण बेवरेज स्टार्ट्स पे अब कैसे प्लेस्ड, क्या यहाँ से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं वरुण बेवरेजेस? जी, वरुण बेवरेज ने रिसेंटली एक स्टॉक में बेस बनाया और जो हमने नीचे से रिकवरी देखी लगभग 450 460 के लेवल से, स्टॉक हैज बीन एबल टू रिगेन 10 20 एंड 50 डेमा। 50 डेमा रिगेन करके स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया, बट एट द सेम टाइम अपने मूविंग एवरेजेस सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। जैसे कि स्क्रीन में इनके प्रॉफिट है, तो मैं ये भी चाहूंगा कि इनका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 479 के आसपास ले आए। जब तक 479 इंटैक्ट है तब तक बने रहे। अगर 479 ब्रेक होता है तो अपना मुनाफा बांध लें यहाँ पे, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इफ दीज लेवल्स आर इंटैक्ट तो मे बी स्टॉक कैन गो अप। तो 479 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। दूसरा प्रश्न इन्होंने आरईसी का किया। आरईसी का एक स्ट्रक्चर हम कहेंगे साइडवेज कंसोलिडेशन में है। स्टॉक एक लंबे समय से लगभग 380 के लेवल्स होल्ड कर रहा है। आज के सत्र में हमने देखा 10 और 20 डेमा क्रॉस करने की कोशिश की थी अर्ली मॉर्निंग में, बट थोड़ा सा इसने भी अपने गेन्स गिव अप कर दिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 395 रुपीज का और इसे होल्ड करें। 395 आरईसी का। जी, आरईसी के रिजल्ट्स अच्छा आए थे इनफैक्ट, और ब्रोकरेजेस हम बात भी कर रहे थे सुबह काफ़ी पॉजिटिव। 550 तक की टारगेट प्राइस आरईसी में अभी फिलहाल तो नज़र आ रहे हैं, यानी कि 35% का जिस करंट मार्केट प्राइस पर भी ट्रेड कर रहा है उससे 35% के अपसाइड पोटेंशियल आरईसी में फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। लेकिन कंसोलिडेट करता हुआ आज नज़र आया। हालांकि पूरा मार्केट है, आप देखें आज थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। कंचन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक कहाँ से जुड़े हैं। कोलकाता से साग्निक जी हमारे साथ जुड़े हैं। साग्निक जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। मेरा एक्चुअली 2 स्टॉक में व्यू चाहिए था। एक है जिंदल 100, मेरे पास 100 शेयर्स है, 400 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 266। एंड इन्फोसिस में एक व्यू चाहिए था, 50 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1606। 1606 और 50 शेयर्स है, राइट? राइट मैम। ओके, तो जिंदल 100 के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। 400 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में। 256 का बाइंग प्राइस है एंड इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 225। पिछले अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो एक गिरावट का सिलसिला तो डेफिनेटली देखने को मिला है। एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमें दिखाई दी है पिछले 1 साल में भी। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस्ड है? जी, फिलहाल तो स्ट्रक्चर हम इसे कैटेगराइज करेंगे साइडवेज टू नेगेटिव। थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर ही है। स्टॉक एक लंबे अरसे से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि जो इसके नियरेस्ट की मूव एवरेजेस है 10 20 50 उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है।
बट बायस थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव ही है। तो कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जिंदल 100 में एग्जिट की ही सलाह है। जिंदल 100 में एग्जिट की सलाह। एक और क्वेश्चन है इनका इन्फोसिस के ऊपर। कल नंबर्स आए, आईटी में जिस तरीके के हेडविंड्स इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे नंबर के बावजूद स्ट्रीट यहाँ पे डिसअपॉइंट होता हुआ नजर आया है। कल भारी गिरावट इसमें हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर आज भी हम देखें तो 1.25% की गिरावट आज के सत्र में भी देखी गई है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी सारा इस टाइम पे क्योस मचा हुआ है आईटी पैक में? जी ऑनेस्टली स्ट्रक्चर तो वीक ही है। कल के जैसे कि कहने अच्छे रिजल्ट से उसके बावजूद अगर स्टॉक इस हिसाब से बिहेव कर रहा है तो दैट मेक्स इट मोर वीक। स्टॉक कंटिन्यूअसली 10, 20 और 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और कल का लो भी इनफैक्ट ब्रेक हो गया। और कल का अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो जो सेलिंग हुई थी उसमें वॉल्यूम्स अच्छे खासे थी। जब तक ये स्टॉक लगभग 1575, 1580 के ऊपर ना निकले तब तक यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बायस लेना मुश्किल है। फिलहाल कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। कोई भी बाउंस आए निकलने की कोशिश सेल ऑन राइज की रणनीति आपको इन्फोसिस में अपनानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। रामचंद्र अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। रामचंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम जी जी मैडम, मेरे पास बॉम्बे डाइंग के 5000 शेयर है, 85 के भाव के मैंने ले रखे हैं और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और 5 साल से होल्डिंग कर रहा हूँ। अभी उसमें कुछ न्यूज आया है, जहांगीर उनके जो सन है वो इसमें इंक्लूड हुए हैं, मतलब तो इसका क्या फ्यूचर लगता है मैडम? ठीक है, फ्यूचर देखते हैं क्या लगता है। अभी बेहतर तरीके से अमित जी ही बता पाएंगे। लेकिन अच्छे प्रॉफिट में आप 85 रुपीज़ पे खरीदी थी आपने, 183 पे कर रहा है कारोबार, तो 100 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट तो ले रहे हैं आप। और सही कही आपने, री एंट्री हो रही है, जय वाडियाज की री एंट्री, और इस खबर के बीच में हमने बॉम्बे डाइंग में एक पुश देखा और स्टॉक 14% तक चढ़ा भी था। क्या लग रहा है अमित जी, चार्ट्स पे कैसे प्लेस बॉम्बे डाइंग? क्या इनको और समय के लिए होल्ड करना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर, या फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएं? जी अपार्ट फ्रॉम न्यूज अगर हम प्योरली इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक एक लंबे अरसे के बाद एक बेस बना के बाहर आया है और अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20 डे भी रिगेन हो गया। अगर ट्रेंड की बात करें तो हायर हाई हायर लो इज आल्सो इन प्लेस। और परसों जब ये न्यूज आई थी हमने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन कैंडल देखी थी विच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो अब बस करना ये है कि हमें एक स्टॉप लॉस लगाना है 175 रुपीज का, क्योंकि कैश का स्टॉक है, थोड़ा सा डीप स्टॉप है। 175 का स्टॉप लगाएं और स्टॉक को पेशेंटली होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय बॉम्बे डाइंग के ऊपर। काफी सारे सवाल हमने पूछ लिए हैं, काफी सारी जानकारी भी ली। अमित सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय अमित जी। सेम टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए श्रेया के साथ। खिलाड़ी नंबर 1 राइट, खिलाड़ी नंबर माई का मैं कंफ्यूज जाती हूँ। खिलाड़ी नंबर 1 के साथ एंड इसी के साथ आप सभी को वीकेंड एंजॉय कीजिए। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।